18वीं शताब्दी के 70 से 80 के दशकों में विभिन्न कारणों से राजा और तत्कालीन राजव्यवस्था के प्रति फ्रांस के नागरिकों में विद्रोह की भावना पनप रही थी। यह विरोध धीरे धीरे तीव्र होता चला गया। अंततोगत्वा 1789 में राजा लुई 16 को एक सभा बुलानी पड़ी। इस सभा का नाम जनरल स्टेट था। यह सभा कई वर्षों से बुलाई नहीं गई थी। इसमें सामंतों के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के भी प्रतिनिधि होते थे। इस सभा में जनता की मांगों पर जोरदार बहस हुई। स्पष्ट हो गया कि लोगों में व्यवस्था की बदलने की बेचैनी थी। इसी बेचैनी का यह परिणाम हुआ कि इस सभा के आयोजन के कुछ ही दिनों के बाद सामान्य नागरिकों का एक जुलूस बास्तिल नामक जेल पहुंच गया और उसके दरवाजे तोड़ डाले गए। सभी कैदी बाहर निकल गए। सच पूछे तो नागरिक इस जेल को जनता के दमन का प्रतीक मानते थे। कुछ दिनों के बाद महिलाओं का एक दल राजा के वर्साय स्थित दरबार को घेरने निकल गया, जिसके फलस्वरूप राजा को पेरिस चले जाना पड़ा। इसी बीच जनरल स्टेट ने कई क्रांतिकारी कदम भी उठाना शुरू किए, यथा मानव के अधिकारों की घोषणा, मैट्रिक प्रणाली का आरंभ, चर्च के प्रभाव का समापन, सामंतवाद की समाप्ति की घोषणा, दास प्रथा के अंत की घोषणा आदि। जनरल स्टेट के सदस्यों में मतभेद भी हुए। कुछ लोग क्रांति के गति को धीमी रखना चाहते थे, कुछ अन्य प्रखर क्रांति के पोषक थे। इन लोगों में आपसी झगड़े भी होने लगे, पर इनका नेतृत्व कट्टर क्रांतिकारियों के हाथ में रहा। बाद में इनके एक नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर हुआ, जिसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया। उसके एक वर्ष के नेतृत्व को आज भी आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर कहते हैं। इसकी परिणति स्वयं लुई 16 और उसकी रानी की हत्या से हुई। राजपरिवार के हत्या के पश्चात यूरोप के अन्य राजाओं में क्रोध उत्पन्न हुआ और वे लोग संयुक्त सेना बना कर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ने लगे। क्रांतिकारियों ने भी एक सेना बना ली, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग भी सम्मिलित हुए। क्रांति के नए नए उत्साह के कारण क्रांतिकारियों की सेना बार बार सफल हुई और उसका उत्साह बढ़ता चला गया। यह सेना फ्रांस के बाहर भी भूमि जीतने लगी। इसी बीच इस सेना का एक सेनापति, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, अपनी विजयों के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ। इधर फ्रांस के अंदर कट्टर क्रांति से लोग ऊब चुके थे। इसका लाभ उठाते हुए और अपनी लोकप्रियता को भुनाते हुए नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक कॉन्सुलेट बनाकर शासन चलाने लगा। यह शासन क्रांतिकारी सिद्धांतों पर चलता रहा। अंततः नेपोलियन ने सम्राट की उपाधि अपने आप को प्रदान की और इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र दोबारा लौट आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अपनी चरम अवस्था में थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी। उस समय फ्रांस में न केवल शोषित और असंतुष्ट वर्ग की विद्यमान थे, बल्कि वहाँ के आर्थिक और राजनैतिक ढांचा में भी विरोधाभास देखा जा सकता था। राजनैतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो चुका था। संपूर्ण देश की धुरी एकमात्र राज्य था। समाज का नेतृत्व शनैः बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में आ रहा था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा की इच्छाएं ही राज्य का कानून था। लोगों को किसी प्रकार का नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता परेशान थी। भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं दी गई थी। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। संपूर्ण आमदनी राजा रानी और दरबारियों के भोगविलास तथा आमोद प्रमोद पर खर्च हो जाता था। राज्य के उच्च पदों पर राजा के कृपा पात्रों की नियुक्ति होती थी। स्थानीय स्वशासन का अभाव था। फ्रांसीसी समाज दो टुकड़ों में बंट कर रह गया था, एक सुविधा प्राप्त वर्ग और दूसरा सुविधाहीन वर्ग। फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव विश्वव्यापी हुआ। इसके फलस्वरूप निरंकुश शासन तथा सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव डाली गई। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार लाए गए। राजनैतिक कारण। पॉइंट नंबर 1, राजतंत्र की निरंकुशता फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक प्रमुख कारण था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह अपनी इच्छानुसार काम करता था। वह अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाता था। राजा के कार्यों के आलोचकों को बिना कारण बताए जेल में डाल दिया जाता था। राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता तबाह थी। वह निरंकुश से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करने लगी। पॉइंट नंबर 3, राजप्रसाद का विलासी जीवन और धन का अपव्यय।
राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। संपूर्ण आमदनी राजा रानी और दरबारियों के भोगविलास तथा आमोद प्रमोद पर खर्च हुआ होता था। रानी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने में अपार धन खर्च करती थी। एक ओर किसानों, श्रमिकों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था तो दूसरी ओर सामंत, कुलीन और राजपरिवार के सदस्य विलासिता का जीवन बिताते थे। पॉइंट नंबर 2, स्वतंत्रताओं का अभाव। फ्रांस में शासन का अति केंद्रीकरण था। शासन के सभी सूत्र राजा के हाथों में थे। भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। राजनैतिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण नियम की व्यवस्था नहीं थी। न्याय और स्वतंत्रता की इस नग्न अवहेलना के कारण लोगों का रोष धीरे धीरे क्रांति का रूप ले रहा था। पॉइंट नंबर 4, प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस का शासन बेढंगा और अव्यवस्थित था। सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। राजा के कृपापात्रों की नियुक्ति राज्य के उच्च पदों पर होती थी। भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग कानून थे। कानून की विविधता के चलते स्वच्छ न्याय की आशा करना बेकार था। सामाजिक कारण। पॉइंट नंबर 1, पादरी वर्ग। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी। चर्च एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम कर रहा था। इसका अपना अलग संगठन था, अपना न्यायालय था और धन प्राप्ति का स्रोत था। देश की भूमि का 5वां भाग चर्च के पास था। चर्च की वार्षिक आमदनी करीब 30 करोड़ रुपए थी। चर्च स्वयं करमुक्त था, लेकिन उसे लोगों पर कर लगाने का विशेष अधिकार प्राप्त था। चर्च की अपार संपत्ति से बड़े बड़े पादरी भोगविलास का जीवन बिताते थे। धर्म के कार्यों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे पूर्णतया सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे। पॉइंट नंबर 2, कुलीन वर्ग। फ्रांस का कुलीन वर्ग सुविधायुक्त एवं संपन्न वर्ग था। कुलीनों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे राजकीय कर से मुक्त थे। राज्य, धर्म और सेना के उच्च पदों पर कुलीनों की नियुक्ति होती थी। वे किसानों से कर वसूल करते थे। वे वर्साय के राजमहल में जमे रहते और राजा को अपने प्रभाव में बनाए रखने की पूरी कोशिश करते थे। कुलीनों के विशेषाधिकार और उत्पीड़न ने साधारण लोगों को क्रांतिकारी बनाया था। पॉइंट नंबर 3, कृषक वर्ग। किसानों का वर्ग सबसे अधिक शोषित और पीड़ित था। उन्हें कर का बोझ उठाना पड़ता था। उन्हें राज्य, चर्च और जमींदारों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। कृषक वर्ग अपनी दशा में सुधार लाना चाहते थे और यह सुधार सिर्फ एक क्रांति द्वारा ही आ सकती थी। पॉइंट नंबर 5, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के लोग सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। चूंकि तत्कालीन शासन के प्रति सबसे अधिक असंतोष मध्यम वर्ग में था, इसलिए क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन का संचालन और नेतृत्व इसी वर्ग ने किया। पॉइंट नंबर 4, मजदूर वर्ग। आर्थिक कारण। मजदूरों और कारीगरों की दशा अत्यंत दयनीय थी। औद्योगिक क्रांति के कारण घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो चुका था और मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गए थे। देहात के मजदूर रोजगार की तलाश में पेरिस भाग रहे थे। क्रांति के समय, फ्रेंच रेवोल्यूशन, मजदूर वर्ग का एक बड़ा गिरोह तैयार हो चुका था। विदेशी युद्ध और राजमहल के अपव्यय के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति लचर हो गई थी। आय से अधिक व्यय हो चुका था। खर्च पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा था। कर की असंतोषजनक व्यवस्था के साथ साथ शासकों की फिजूल खर्ची से फ्रांस की हालत और भी खराब हो गई थी। बौद्धिक जागरण। विचारकों और दार्शनिकों ने फ्रांस की राजनैतिक एवं सामाजिक बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और तत्कालीन व्यवस्था के प्रति असंतोष, घृणा और विद्रोह की भावना को उभरा। मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, जीन जैकीज राउस्यू के विचारों से मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित था। मोंटेस्क्यू ने समाज और शासन व्यवस्था की प्रशंसा पावर सेपरेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। वोल्टेयर ने सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं पर प्रहार किया। रूसो ने राजतंत्र का विरोध किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। उसने जनता की सार्वभौमिकता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनल एंड जस्ट सिविक एसोसिएशन का प्रतिपादन किया। इन लेखकों ने लोगों को मानसिक रूप से क्रांति के लिए तैयार किया। सैनिकों में असंतोष। फ्रांस की सेना भी तत्कालीन शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थी। सेना में असंतोष फैलते ही शासन का पतन अवश्यंभावी हो जाता है। सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। उनके खाने पीने तथा रहने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें युद्ध के समय पुराने अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में सेना में रोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। निरंकुश शासन का अंत कर प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव डाली गई।
प्रशासन के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ने निरंकुश शासन का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्रांति के पूर्व फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के शासक निरंकुश थे। उन पर किसी प्रकार का वैधानिक अंकुश नहीं था। क्रांति ने राजा के विशेषाधिकारों और दैवी अधिकार सिद्धांत पर आघात किया। इस क्रांति के फलस्वरूप सामंती प्रथा, फ्यूडल सिस्टम, का अंत हो गया। कुलीनों के विदेशाधिकार समाप्त कर दिए गए। किसानों को सामंती कर से मुक्त कर दिया गया। कुलीनों और पादरियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। लोगों को भाषण लेखन तथा विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया। फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम में सुधार लाया गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। अब राजा को संसद के परामर्श से काम करना पड़ता था। न्याय को सुलभ बनाने के लिए न्यायालय का पुनर्गठन किया गया। सरकार के द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। फ्रांस में एक एक प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। एक प्रकार के आर्थिक नियम बने और नापतोल की नई व्यवस्था चालू की गई। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। उन्हें किसी भी धर्म के पालन और प्रचार का अधिकार मिला। पादरियों को संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को विश्वास दिलाया कि राजा एक अनुबंध के अंतर्गत प्रजा के प्रति उत्तरदायी है। यदि राजा अनुबंध को भंग करता है तो प्रजा का अधिकार है कि वह राजा को पदच्युत कर दे। यूरोप के अनेक देशों में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर प्रजातंत्र की स्थापना की गई।